गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? अगर हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं एक लिमिट तक और उस लोड हटाने के बाद अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो उसे उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहते हैं। व्हेन stress is या load is applied on a material and it recover its original shape or size when load is removed from the material, it is called elasticity. A certain limit exists for every material beyond which it will not be able to regain its original size. एक सर्टेन लिमिट होती है हर मटेरियल की जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं पहुंच सकता। उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और डक्टाइल मटेरियल के लिए पढ़ेंगे। ये हम इसमें एक डक्टाइल मटेरियल को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और उसके बाद उसमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, जिसमें ओ से लेके पॉइंट ए तक इलास्टिक प्रोपोर्शन लिमिट होती है। यहाँ पर हुक्स लॉ काम करता है, यानी हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है ओ से लेके ए तक। उसके बाद ए से बी तक होती है इलास्टिक लिमिट, यानी अगर हम बी पॉइंट तक जाएं और उसके बाद लोड हम हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, पर यहाँ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होती। उसके बाद बी से सी पॉइंट पर प्लास्टिक स्टेज आ जाती है, यानी यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ इलास्टिसिटी नहीं रहती। अगर हम यहाँ पर लोड हटा दें बी से सी तक तो अपनी ओरिजिनल शेप पर कभी भी मटेरियल नहीं आ सकता। सी से डी तक यह है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट में क्या है कि यहाँ अगर हम लोड ना भी बढ़ाएं तो मटेरियल की लेंथ इंक्रीज़ होती रहती है लोड ना बढ़ाने पर भी। सी को हम अपर यील्ड पॉइंट कहेंगे और डी को लोअर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग स्ट्रेस जो होती है वो डी पर कम होती है और सी पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए सी को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं और डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। आगे पॉइंट डी से ई तक मटेरियल की में कुछ स्ट्रेंथ आ जाती है, हमें इसे खींचने के लिए अब लोड बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम लोड बढ़ाते हैं तो पॉइंट ई पर एक वहाँ पर इसका जो डायामीटर है या क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी भी मटेरियल का या वायर का जो हम ले रहे हैं वो घटने लगता है, यानी यहाँ पर मटेरियल पतला होने लगता है, उसे हम नेकिंग बोलते हैं। और इसी पॉइंट पर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, तो इस पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ई से एफ तक हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि लोड हमारा मैक्सिमम से कम हो रहा है, यानी ई पर जो लोड था वो एफ पर कम है ई की अपेक्षा, और जो एफ पॉइंट है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है या फ्रैक्चर पॉइंट है। एफ पॉइंट पर हमारा जो वायर है वो टूट जाता है, इसे हम फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। देखो जैसे हुक्स लॉ जैसे मैंने पहले बताया कि इट स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब पोर्शन ओ से ए तक, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए इज ए स्ट्रेट लाइन। ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन है विच रिप्रेजेंट दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी विच इज फॉलोज द हुक्स लॉ। पोर्शन ए टू बी, if we increase the load beyond the point A to point B, the material will regain its shape and size when load is removed। यानी अगर हम A से A से B तक अगर हम लोड बढ़ाएं और B पर छोड़ दें तो वो अपनी
एक पुरानी शेप में आ जाएगी। बी से सी तक, इफ़ द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड द बी, अगर हम बी के आगे हम स्ट्रेस या लोड लगाएं तो प्लास्टिक स्टेज विल रीच, यानी यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर लोड हटा भी दें तो भी वो अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं आ पाएगा। अब फ्रॉम बी से सी विल रीच पोर्शन सी से डी, पोर्शन सी से डी को हम इल्ड कहते हैं, प्रभाव हिंदी में। यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं, वो हम पीछे पड़ चुके हैं। पर इसमें क्या होगा कि लेंथ बढ़ने लग जाएगी बिना फर्दर लोड बढ़ाए। हम लोड नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी इसकी लेंथ में इंक्रीज़ होता रहेगा। पॉइंट सी को अपर इल्ड पॉइंट कहते हैं, पॉइंट डी को लोअर इल्ड पॉइंट। डी से ई, इसमें क्या है कि डी से ई में वो जो वायर है उसमें कुछ स्ट्रेंथ आ जाती है, तो उसे खींचने के लिए हमें लोड बढ़ाना पड़ेगा, और हम डी से ई तक लोड बढ़ाते हैं, और या स्ट्रेस जिसको कहते हैं हम। और ई पर सबसे ज़्यादा लोड या स्ट्रेस बढ़ती है तो उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। ई से एफ वाला पोर्शन क्या होगा कि ई पे तो ज़्यादा लोड है और एफ पे कम लोड आएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे खींचने के लिए, और एफ हमारा ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट होता है। नेक्स्ट है ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द टेंसाइल लोड और स्ट्रेस इज डेवलप बाय द रेड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द narrowest part of the neck, then the true stress and strain curve will follow the dotted line. ट्रू स्ट्रेस जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है, लोड पर यूनिट लोएस्ट या सबसे जो कम एरिया होता है किसी मटेरियल का, उसे हम ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें, अगर ट्रू स्ट्रेस की बात करें, ट्रू स्ट्रेस होगा तो ये जो डॉटेड लाइन है ये फॉलो करेगी मटेरियल, ये होता है ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज इलोंगेशन। इट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल लेंथ ऑब्टेन बाय मेजरिंग द फ्रैक्चर मटेरियल आफ्टर ब्रिंग द ब्रोकन पार्ट टुगेदर। अगर इट इज़ द परसेंट, ये वो परसेंटेज है इंक्रीज इन द ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ में इंक्रीज हुई है, ऑब्टेन बाय मेजरिंग द फ्रैक्चर मटेरियल आफ्टर द ब्रिंगिंग। अगर हम फ्रैक्चर मटेरियल को, जो टूटे हुए पार्ट को अगर हम जोड़ दें तब उसको अगर हम परसेंटेज निकालें तो उसमें वो परसेंटेज एलोंगेशन कहलाती है। जैसे एल ओरिजिनल लेंथ हो गई, स्मॉल एल, कैपिटल एल हो गई जो मटेरियल की जो लेंथ है आफ्टर फ्रैक्चर या फाइनल लेंथ, एलोंगेशन हो गया एल माइनस एल, कैपिटल माइनस एल, इन दोनों का डिफरेंस, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक। इट इज़ द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, यानी लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का जो अनुपात है उसको हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। दूसरा है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम कर्तन मापांक भी कहते हैं। ये रेशो है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का, यानी रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला है बल्क मॉडुलस, इसे हम के से रिप्रेजेंट कहते हैं। ये रेशो है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, यानी इट इज़ द रेशो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं और लीनियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। जो मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशो है उसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस इज द पॉइंट एट विच ए पार्टिकल डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर इन द मटेरियल, यानी प्रूफ स्ट्रेस वो है जहाँ पर किसी पॉइंट पर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए किसी मटेरियल में। द स्ट्रेस नीड टू प्रोड्यूस 0.2% ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और जो लोड या स्ट्रेस हम लगा रहे हैं वो 0.2% कम से कम उस मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें, उसे हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं।
वर्किंग स्ट्रेस ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग मशीन पार्ट इट इज़ डिज़ायरेबल टू कीप द स्ट्रेस लोअर देन द मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस। जब हम किसी पार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस पार्ट को उस स्ट्रेस यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे डिज़ाइन करें। एट विच फेलियर ऑफ मटीरियल टेक प्लेस, जिस पर जो मटीरियल है जो फेल हो जाता है, दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इज रेशो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टिफनेस द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर द लोड, यानी जो मटीरियल की एबिलिटी है जो डिफॉर्मेशन का विरोध करती है अंडर लोडिंग कंडीशन में, उसे हम स्टिफनेस कहते हैं। आगे है डिफ्लेक्शन। इट इज़ अ डिग्री टू विच ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज डिस्प्लेस अंडर ए लोड, यानी कोई जो एलिमेंट है किसी लोड के अंतर्गत वो डिस्प्लेस हो रहा है। इट इज़ मे बी रेफर टू एन एंगल और डिस्टेंस, या तो ये एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है या किसी डिस्टेंस से डिफ्लेक्स हो सकती है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ डिफ्लेक्शन हम एक्स से दिखा रहे हैं, यानी एक्स डिफ्लेक्शन हो रहा है। हम यहाँ एंगल भी दिखा सकते थे। अगला है फटीग। फटीग क्या है? जब किसी मटेरियल पर रिपीटेड लोड लगता है और इट फेल्स एट द स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट, यानी यील्ड पॉइंट से पहले ही कोई मटेरियल रिपीटेड लोड के कारण फेल हो जाता है, इसको हम फटीग कहते हैं। एंडोरेंस लिमिट द मैक्सिमम स्ट्रेस बिलो विच द मटेरियल कैन विदस्टैंड द फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल या रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट द फेलियर, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल झेल सकता है बिना फेलियर के, जबकि जो लोड है वो रिपीटेड हो रहा हो, उसे हम एंडोरेंस लिमिट कहते हैं। क्रीप। क्रीप क्या है? व्हेन ए पार्ट और बॉडी इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट स्ट्रेस और लोड एट हाई टेम्परेचर, जब कोई बॉडी सब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट लोड लगता है हाई टेम्परेचर पर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, इट विल गो अंडरगो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उस बॉडी में, तो उसे हम क्रीप कहते हैं। स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन, जब हम जब किसी बॉडी पर लोड लगा होता है और वो बॉडी अपना शेप या क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी जगह पर कम या ज़्यादा करती है, अचानक से उस बॉडी का जो शेप है वो अचानक से चेंज होता है, तो जहाँ पर वो चेंज होता है वहाँ पर स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया ऑफ दिस बॉडी, यानी जहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज होगा वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस फोटो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है राइट साइड में, वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो गई, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसे हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं कि एक ही जगह पे ज़्यादा स्ट्रेस का होना, उसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ओके, थैंक यू गाइस।